तो बेटा हम लोग आज बोर्ड के क्लास 12th के पेपर के पैटर्न को समझने जा रहे हैं। पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या है। इस पेपर में 4 पार्ट्स हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये कंपलसरी है, इसमें तुम्हें कोई चॉइस नहीं मिलेगी, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेक्शन बी में देयर आर क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 12। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और अगर तुम क्वेश्चन नंबर देखो तो इस सेक्शन में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी में मतलब 11 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 11 इंटू 2 22। इस वाले सेक्शन में 12 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 12 इंटू 1 12 मार्क्स। तो इस सेक्शन में 12 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है, 12 इंटू 1। सेक्शन बी में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, तो टोटल 22 मार्क्स है सेक्शन बी के। और सेक्शन बी में तुम्हें 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी। अभी हम देखेंगे कि इंटरनल चॉइस से क्या मतलब है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 13 टू 19 मतलब इस सेक्शन में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो टोटल 21 मार्क्स हो गए। और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी 3 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन का 5 मार्क्स है, तो टोटल हो गया 15। और अब तुम ऐड करोगे तो टोटल आएगा 70 मार्क्स, जबकि 30 मार्क्स प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के हैं, जिसमें 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं और 15 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल प्लस प्रैक्टिकल फाइल की होते हैं। सेक्शन सी में भी तुम्हें सेक्शन बी की तरह 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी, और सेक्शन डी में तुम्हें तीनों क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो एक बार हम 2019 का जो बोर्ड का पेपर कंडक्ट कराया गया था उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। एक तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। इंस्ट्रक्शन में पूरी वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क शुड बी डन ऑन द सेम शीट, सो इट्स बेटर कि आप पेज को एक छोटा सा मार्जिन दे दें। ये आपका एग्जामिनेशन पेपर है, उसे आप छोटा सा मार्जिन दे दें और अपना रफ वर्क यहीं दिखाएं, ठीक। दूसरा इंस्ट्रक्शंस है कि जितने भी पार्ट्स उस क्वेश्चन के हैं वो सब एक ही जगह पर करिए। तीसरा कि यूज़फुल फिजिकल कांस्टेंट्स जो हैं वो आपको एंड ऑफ द पेपर लिखे हुए हैं मिल जाएंगे, जैसे परमिएबिलिटी की वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। इस तरह के सारे कांस्टेंट्स आपको पीछे पेपर के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनकी पेपर में ज़रूरत होगी। पर बेटर है कि आप जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू याद रखें। इसके साथ बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं और कौन सा मॉडल। तो सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर और बोर्ड मेंशन करता है कि कैसियो FX 82 MS साइंटिफिक कैलकुलेटर या इसके जैसे फीचर वाले कैलकुलेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक बार सेक्शन ए के क्वेश्चंस का फॉर्म देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन 1 में ही एक सेक्शन ए है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और दूसरा पार्ट बी है जिसमें 1 लाइन आंसर्स हैं। पहले वाले पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस में,
और सेकंड पार्ट में बी पार्ट में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन बी शुरू होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन 2, 3, 4 और यहाँ देखो क्वेश्चन 4 में इंटरनल चॉइस का मतलब है क्वेश्चन 4 में या तो ए पार्ट करो या बी पार्ट करो। तो क्वेश्चन 4 में तुम्हें इंटरनल चॉइस दी है और इसमें एक ही चैप्टर के एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिसमें से आप एक चूज करके कर सकते हैं और ऐसा आपको टोटल 2 क्वेश्चंस में मिलेगा इंटरनल चॉइस। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11th क्वेश्चन में एक बार फिर से तुमको इंटरनल चॉइस मिल रही है। और क्वेश्चन नंबर 12, ये 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हो गए। सॉरी, सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हो गए। सेक्शन सी में भी इंटरनल चॉइस मिलेगी और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 13 से सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। 13, 14, 15th क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी है। इसमें 16th क्वेश्चन, इसमें इंटरनल चॉइस मिली है। 17, 18, 19। ठीक, अब सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन डी में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में तुम्हें इंटरनल चॉइस मिलेगी। ये भी एसी का सवाल है, ये भी एसी का सवाल है एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन टू सॉल्व। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों ऑप्टिक्स के हैं और आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो सेमीकंडक्टर से है और इन 2 में से आप इंटरनल चॉइस से एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। there are 15 minutes for you to read the questions और ये टाइम आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रीड करके अपने लिए सूटेबल क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में लगाना चाहिए। एक बार कई बार क्वेश्चंस ठीक से दिमाग में नहीं बैठते हैं या कई बार उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बात जल्दी में मिस हो रही होती है, तो फर्स्ट टाइम आप उसको ध्यान से रीड करिए। सेकंड टाइम जब आप उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादातर ऐसा होगा कि आप जो बात पहले बार में नहीं समझ पा रहे हैं वो दूसरी बार की रीडिंग में समझ आ जाएगी, या जो गलती आप कर रहे हैं, कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, नहीं पढ़ी आपने, तो वो ध्यान आ जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले 15 मिनट जो आपको पढ़ने के लिए मिले हैं वो 15 मिनट आप बहुत ध्यान से उसको पढ़ने में लगाएं। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें और जहाँ पे चॉइस मिल रही है वहाँ पर सिलेक्ट करो कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन बेहतर नज़र आ रहा है। इसके अलावा बोर्ड का पैटर्न है कि फॉर्मूला यूज्ड के 1 नंबर अलॉटेड रहता है हमेशा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज्ड है वो लिख कर बॉक्स में कर दो, उसके बाद स्टेप्स दो और फिर जो आंसर है उसे भी बॉक्स में कर दो। तो जो स्टेप मार्किंग होती है उसमें तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात कि जो पेपर है उसके साइड में ही रफ वर्क करो, जिससे कि पीछे पलटकर आप जब कॉपी करते हो कोई अपना कैलकुलेशन तो यहाँ पर लिखते समय गलती हो जाती है, वो अवॉइड होगी। और दूसरा, यूनिट आंसर में लिखना नहीं भूलो, यूनिट के तुरंत मार्क्स कटेंगे। इसके अलावा क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपका आंसर गलत है तो भी आपने सही फॉर्मूला लिखा है और स्टेप्स सही है तो आपको उस पे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप्स जंप नहीं करना है। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो हमेशा इधर एक क्वांटिटी जो आप लिख रहे हैं और उसके बाद इक्वल का साइन और उसके बाद जो एक्सप्रेशन है वो, ये इक्वेशन बहुत सही ढंग से लिखी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नंबर है उन बच्चों का जो ठीक से स्टेटमेंट्स मैथमेटिकल नहीं लिखते हैं, या कोई डेफिनेशन है या कोई रीजनिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
तो उसमें वो एक पैराग्राफ तो लिखते हैं पर वो उसे प्रॉपर सही लैंग्वेज में, टेक्निकली करेक्ट लैंग्वेज में आंसर नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी डेफिनेशंस हैं और जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चंस, इन सब में लिखने से बचना नहीं है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर इनको लिख कर देखिए और वापस पलट कर मैच करिए कि आपने जो लैंग्वेज लिखी है वो कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर रही है, वो टेक्निकली इनकरेक्ट तो नहीं है। दूसरा जो मैंने मेजर प्रॉब्लम देखा है बच्चों का कि वो डायग्राम्स नहीं बनाते हैं। अगर आप ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो रे डायग्राम, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पर फोर्सेस लगाना, करंट दिखाना, अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन दिखाना, वो डायग्राम्स आप नहीं बना रहे हैं तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। और डायग्राम में भी अगर आप फोर्सेस दिखा रहे हैं तो फोर्स वेक्टर कैसे सही ढंग से बनाते हैं। सर्किट डायग्राम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, करंट शो करनी होती है। तो डायग्राम्स को भी आप जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो ध्यान करो, वो टॉपिक्स जिसमें डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है उनमें डायग्राम्स को बराबर बनाकर देखो, खुद को एक्सप्लेन करो बनाते हुए और सही और करेक्ट डायग्राम बनाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। अब इस पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए अगर तुम करते हो तो तुमसे गलतियां डेफिनेटली हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बिना डायग्राम बनाए आप नहीं कर सकते। इसी तरह से इस क्वेश्चन में जब तुम पोटेंशियल को डिराइव करोगे तो तुम्हें वर्क डन दिखाना है। वर्क डन दिखाने के लिए तुम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आओगे, वर्क करोगे, तो जो फोर्सेस उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसे अपोज कर रहे हैं उन फोर्सेस की, चार्ज पे लगने वाले फोर्सेस की प्रॉपर डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है। और पोटेंशियोमीटर या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के क्वेश्चन में तो सीधे सीधे डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ आपको सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाना है टू मेज़र इंटरनल रेजिस्टेंस और उसके बाद डेरिवेशन किए बिना उसका जो वर्किंग फार्मूला है वो लिख देना है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू हैव टू ड्रॉ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको ड्रॉ करना है, डिराइव करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हाइगन्स वेव थ्योरी से आप रिफ्लेक्शन अगर डिराइव करना चाहते हैं, आप बिना डायग्राम बनाए करेंगे तो इसमें आपको कभी पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। आपको डायग्राम बनाना मस्ट है। सेमीकंडक्टर से बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सेमीकंडक्टर की तैयारी के लिए आपको डेफिनेटली चीज़ों को लिख के देखना चाहिए और वापस क्रॉस चेक करना चाहिए कि जो लैंग्वेज बुक में या नोट्स में यूज़ की गई है टीचर के द्वारा वो आप सही सही लिख पा रहे हैं या नहीं। इसी तरह से ग्राफ पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ग्राफ को भी ड्रॉ करोगे तुम जब टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि कितने ग्राफ उस टॉपिक में इन्वॉल्व हैं और उनमें से भी कितने पूछे बहुत गए हैं, रिपीट बहुत हुए हैं, या किसी एक भी साल, और ख़ासकर अगर वो कुछ साल पहले का है तो वो कौन से डायग्राम्स हैं, वो कौन से ग्राफ हैं, और उनकी प्रैक्टिस आपको ड्रॉ करके ग्राफ करनी है और उसमें एक्स और वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट कर रहे हो और उसकी यूनिट, ये लिखना मस्ट है। अब जैसा मैंने कहा था कि ऑप्टिक्स में तो रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो जैसे यहाँ पर तुम देखो सीधे सीधे रे डायग्राम ही पूछ लिया गया है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो रे डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, फोर्सेस जहाँ पे लग रहे हैं वहाँ पे डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है बनाना। और फिर ये देखो सेमीकंडक्टर में थ्योरेटिकल, और फिर ये देखो नीट सर्किट डायग्राम, लेबल्ड सर्किट डायग्राम। तो डायग्राम्स पर भी इक्वली ध्यान देना है। तो आई होप कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपने नोट किए हैं कॉपी में, और अब जब आप टॉपिक प्रिपेयर करेंगे तो आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए
रिटन वर्क करके याद करिए तो लिखिए, उसको अपने सामने रफ पेपर रखिए। लिखने से बचना नहीं है, जितना लिख कर याद करोगे उतना अच्छे से दिमाग में, मेमोरी में बैठेगा। और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर उनका ध्यान करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है।